हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमिता हेयर और हम आज एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारी बेस्ड होगी सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी होती क्या है। सब्जेक्ट मीन्स आप जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहें, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है, दैट इज़ योर सब्जेक्ट। तो अब हमारा सब्जेक्ट है साइंस। एनरिचमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि हमें अपने सब्जेक्ट में जो नॉलेज हमारी है उसको इम्प्रूव करना है, उसको नरिश करना है ज़्यादा नॉलेज गेन करके। और एक्टिविटी का मतलब होता है हमें एक्टिव रहना है, हमें कुछ काम करना है, कुछ करके दिखाना है। तो इसीलिए जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी है वो हमारी बेस्ड है 2 टॉपिक्स पर, और वो टॉपिक्स हैं नंबर 1 है ब्लड, जो हमने लेसन 11 से लिया है। इसके सब टॉपिक्स हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो लेसन 15 से है और उसका नेम है लाइट। इसके सब टॉपिक्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड। जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये रेड कलर्ड का विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस का मतलब होता है स्टिकी और थिक। और उसके बाद बारी आती है जो फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के। जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के सभी सेल्स में फूड को और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ये ब्लड हमारे जो सेल्स होते हैं उनसे जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है। उसका नेक्स्ट फंक्शन होता है ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एंड द लास्ट वन इज़ जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की तरफ। जो ब्लड होता है उसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ प्लाज्मा एंड नंबर 2 इज़ ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्प्यूसल्स। तो बात करेंगे पहले प्लाज्मा की। जो प्लाज्मा होता है वो नॉन लिविंग पार्ट होता है हमारे ब्लड का, और इसका कलर जो है वो येलोइश होता है। और हमारे ब्लड की जो हाफ वॉल्यूम होती है वो हमारी बनती है प्लाज्मा से। जो प्लाज्मा का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, जो प्लाज्मा है वो डिज़ोल्व फूड को सेल्स तक लेकर जाता है, ऑक्सीजन को सेल्स तक लेकर जाता है, एंजाइम्स, हार्मोन्स और केमिकल्स को हमारे बॉडी के सेल्स में अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। अब बारी आती है ब्लड कॉर्प्यूसल्स की। ब्लड कॉर्प्यूसल्स को हम ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। जो ब्लड कॉर्प्यूसल्स होती हैं वो हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज़ RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका कलर रेड होता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी लाइफ स्पैन होती है 90 से लेकर 120 डेज़ तक होती है, यानी कि 3 से 4 महीने तक ही रेड ब्लड सेल्स अलाइव रहती हैं, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं। यहाँ आपको इमेज में दिखा रखा है रेड ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसका दूसरा नेम होता है WBCs। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनको हम सोल्जर्स कहते हैं हमारी बॉडी का, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ इमेज में या पिक्चर में आपको दिखा रखा है वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद है ब्लड प्लेटलेट्स। ये लास्ट वन जो हमारे कंपोनेंट है ब्लड का वो होता है ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में। यानी कि जब हमें चोट लग जाती है और हमारा जो ब्लड है वहाँ से, जहाँ चोट लगी है वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, कुछ देर के बाद वो ब्लड रुक जाता है। तो वो रुकना क्यों होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। और इसी जो ब्लड का रुकना या स्टॉप होना, जमना, उसी को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अगर प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कम पड़ जाएंगी तो ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है। उसके बाद बारी आती है ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होती है आर्टरी। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं
उनके अंदर ब्राइट रेड कलर का ब्लड जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसी ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। और जो हमारी रिस्ट होती है वहाँ पर हमने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ रिस्ट के ऊपर एक हमारी नस जैसा दिखता है जिसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं। उस आर्टरी को 1 मिनट तक हम दबा के रखेंगे तो जो हमारा पल्स रेट होता है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ एक्टिविटी 1 में आपको दिखाया गया, ये आपको एक्टिविटी करनी है, आपको काउंट करना है कि आपका पल्स रेट क्या है। आप कैसे करेंगे, आपके स्टार्टिंग वाली 2 फिंगर्स रखेंगे आपके रिस्ट के ऊपर, जो आपको बड़े वाली एक आर्टरी दिखेगी उसके ऊपर, और आप अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। और जब वो पूरा 1 मिनट हो जाएगा आपको काउंट करना है कि वहाँ पर आर्टरी में, रेडियल आर्टरी में आपके जो कितने बार उसने पल्स किया है, वही हमारा बीट होता है या पल्स रेट उसको हम कहते हैं। और नॉर्मल पर्सन का पल्स रेट 72 से लेकर 80 तक होता है। आप सभी को अपना अपना पल्स रेट काउंट करना है। अब यहाँ आगे आपको डायग्राम में दिखा रखा है आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं। उसके बाद बारी आती है वेन्स की। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। यहाँ पर वेन आपको डायग्राम में दिखा रखी है। जो वेन होती है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं और उसका जो ल्यूमेन पार्ट होता है वो काफ़ी वाइड होता है ताकि ब्लड इजीली आ सके पूरे बॉडी से हमारे हार्ट में। और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वाल्व्स भी होते हैं जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बारी आती है कैपिलरीज़ की। कैपिलरीज सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं और ये कैपिलरीज़ पर ही हमारी आर्टरीज़ और हमारी वेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। यानी कि कैपिलरीज़ आर्टरीज़ और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। यहाँ डायग्राम में आपको आर्टरीज़ दिखा रखी है, कैपिलरीज़। जो कैपिलरीज़ होती हैं उनकी वाल्स बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो था कैपिलरीज पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे एक एक्टिविटी 2 जिसमें आपको क्या करना है। एक्टिविटी 1 में तो आपको अपना खुद का पल्स रेट देखना था कितना आया। एक्टिविटी 2 में आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ले सकते हैं, 4 से 5, या अपने फ्रेंड्स का ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप लेना। उन सभी का आपको सीरियल नंबर लिखना है, जो आपका नेम है, आपका फ्रेंड लिया, अपने फैमिली मेम्बर जो भी लिया, उसका पल्स रेट आपको आगे लिखना है कि 1 मिनट में उनका जो पल्स रेट है वो 1 मिनट में कितना आया है। तो ये टॉपिक हमारा ब्लड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो था हमारा लाइट, लेसन 15 से। जो लाइट होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का हमारे पूरे अर्थ पे, और इसी लाइट की वजह से ही हम हमारे वर्ल्ड में या हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हम उनको देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लाइट। जो लाइट होती है वो हम देखते हैं चीज़ों को लाइट की वजह से, अभी बताया मैंने। बट कैसे ऐसा होता है, ये होता है हमारे अगले टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, यानी कि टकरा कर मुड़ना, वापस मुड़ना। और इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये होता कैसे, लेट्स सी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है, वो लाइट रेज होती हैं, किरणें होती हैं। जब ऑब्जेक्ट पर गिरी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ओपेक होगा तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पर गिरेगी और वापस मुड़ जाएगी। उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से जहाँ पर वो रिफ्लेक्टेड रे हमारी आँखों में आएगी, वही जो इमेज होती है हमारी आँखों में, हमारे आइज़ में बनती है, और इसी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम अंधेरे में हैं, किसी भी रूम में हैं जहाँ पर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, तो वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर एक तो रोशनी नहीं है तो हम जिस भी ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे वो ऑब्जेक्ट पर कुछ लाइट है ही नहीं, गिरेगी ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम उस चीज़ को देख कैसे सकेंगे। तो ये आपको फिगर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फिगर में M और M' एक मिरर दिखाया हुआ है। उस पर A जो है वो एक इंसिडेंट रे है, AO मिरर पर गिरती है। वो मिरर है हमारा पॉलिश्ड है, यानी कि ओपेक है। उस पर A जो है वो इंसिडेंट रे गिरी और वहाँ पर गई, वहाँ से टकरा के वो B साइड से निकल गई। जब जहाँ से आई थी AO था वो हमारा इंसिडेंट रे है,
और O पर टकराई, O से वापस B में बैंड हो गई, वो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। इन दोनों के पूरे M और M डैश के ऊपर हम इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर, जहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं, वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब ये नॉर्मल हमारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है। अब अगर हम मैथमेटिकल पर्पस से देखें तो इन दोनों के बीच में हमारा एक एंगल बनता है। एक एंगल हमारा बन रहा है एंगल AO, और नॉर्मल को हमने N नाम दिया है, यानी कि एंगल AON। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और दूसरा हमारा एंगल बन रहा है एंगल NOB, जिसको हम एंगल R यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे ओपेक ऑब्जेक्ट पर आई जो कि मिरर था, O पर आई, O से वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई B पॉइंट पर जो कि रिफ्लेक्टेड रे बन गई, और हमने नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसके जो दोनों तरफ हमारे एंगल बन गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें एक चीज़ हमेशा देखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 30 डिग्री होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप सभी को समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं इमेज। इमेज जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्प्रेशन होता है जो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, उसी को हम इमेज कहते हैं। इमेज हमारी दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पर बन सकती है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, यानी कि जो हम हमारी आइज से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ पर हमारी आँख में जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो हमेशा रियल बनती है, क्योंकि हमारी आँख की रेटिना में वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड पोजीशन में बनती है, इसीलिए वो इन्वर्टेड होती है और वो रियल भी होती है। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती है और वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्टेड होती है। यानी कि जो हमारा प्लेन मिरर, घर पे जो शीशा होता है हमारा प्लेन मिरर जिसको कहते हैं, उस मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी सीधी खड़ी, जैसे हम खड़े वैसे ही हमारी इमेज होगी, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है। हमारी आंख में जो इमेज बन रही है दैट इज़ रियल इमेज, और जो हमारा प्लेन मिरर घर पे यूज़ करते हैं उसमें जो हमारी इमेज बन रही है दैट इज़ वर्चुअल इमेज। तो जो अब हम यहाँ पर देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी होती है, ये हम क्लियर करेंगे एक्टिविटी 2 से। आपको आपके मिरर के सामने खड़े होना है, आपको ये चेक करना है, एक्टिविटी यू हैव टू डू दिस। आपको आपके मिरर के सामने खड़े होना है और आपको देखना है, आप अगर अपना लेफ़्ट हैंड ऊपर उठाते हैं तो इमेज अपना कौन सा हैंड ऊपर उठाएगी, अगर आप राइट उठाते हैं तो इमेज कौन सा उठाएगी, और ये आपको मेंशन करना है, ये आप खुद बताएंगे। बाकी हम इसका डिस्कशन हमारी क्लास में करेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ हिंट के लिए, लेफ़्ट राइट इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर में हमेशा। लेफ़्ट जो है वो राइट बन जाता है, और जो राइट है वो हमेशा लेफ़्ट बन जाता है। तो अब आप देखेंगे इसमें, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है। मैंने आपसे पूछा है अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज अपना कौन सा हैंड उठाती है, यू हैव टू आंसर इट। उसके बाद जो है वो बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1 है जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बिल्कुल इक्वल होता है। दूसरा है जो इमेज होती है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मीन्स जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होगी, और इरेक्ट मीन्स जो सीधी खड़ी होगी। और नेक्स्ट वन है जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। यहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ़्ट जो है वो राइट बन जाता है और राइट जो है वो लेफ़्ट बन जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट इमेज का राइट होगा और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ़्ट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ इमेज जो है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पर होगी, जितना कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतना ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। उसके बाद है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। प्लेन मिरर का यूज़ हम लुकिंग ग्लासेस में करते हैं, यानी कि अपने आप को देखने वाले ग्लास में, शीशे में करते हैं। प्लेन मिरर का यूज़ हम कैलिडोस्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें यूज़ करते हैं, और पेरिस्कोप में यूज़ करते हैं। कैलिडोस्कोप में बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब आप क्लासेस में आएंगे।
उसके बाद है प्लेन मिरर का हम यूज़ करते हैं रिफ्लेक्टर्स की तरह सोलर कुकर में, और दूसरा इसका लास्ट यूज़ है, इसको हम ऑब्जर्वेशंस को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि बैरोमीटर है उसमें ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी 3 भी आपको दिखाई गई है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन मिरर के सामने एक कैंडल को जलाना है। अब आप उस कैंडल को अलग अलग पोजीशंस पे रखेंगे, एक में थोड़ा डिस्टेंस कम होगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और आपको ये रिकॉर्ड करना है कि आपने कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा तो मिरर में उसकी इमेज पे क्या असर हुआ। आपने फिर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इमेज पे क्या असर हुआ, आपने फिर डिस्टेंस और बढ़ा दिया या और कम कर दिया तो उसके जो डिस्टेंस है मिरर में इमेज का उस पर क्या असर हुआ। ये एक्टिविटी आपको खुद करके देखनी है और अपने पॉइंट्स इसमें आपको ऑब्जर्व करने हैं। मान लो आपने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा तो इमेज का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर हुआ, फिर आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रख दिया 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, अपनी मर्ज़ी से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो मिरर में इमेज बनती है उसके डिस्टेंस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसी के साथ साथ हमारी जो ये एनरिचमेंट एक्टिविटी थी ये भी कंप्लीट होती है।